नमस्कार, देवेंद्र सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के एक्सटेंशन की। जैसा कि आपको पता है कि कल रात को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर से क्या कर दिया है, लॉकडाउन की डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31 मई तक। तो देखिए हम जो डेट हैं जो पेपर से संबंधित है उनको देख लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि भारत देश में सबसे पहले जनता कर्फ्यू बुलाया गया था 22 मार्च को। क्यों बनाया गया था या क्यों बुलाया गया था ये जनता कर्फ्यू? ताकि जो आम जनता है वो अवेयर हो जाए कोरोना की बीमारी से। इसके बाद आपको पता है कि 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक क्या है, लॉकडाउन फर्स्ट वाला लॉकडाउन 1.0 बुलाया गया था। इसके बाद उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था और जो सेकंड वाला है वो कब 15 अप्रैल से बुलाया गया था, 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। जो थर्ड वाला हमारा लॉकडाउन है वो 3 मई को खत्म हो चुका था सेकंड वाला, तो थर्ड वाला कब स्टार्ट होगा, 4 मई को। 4 मई से लेकर 17 मई तक 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया था। और फिर से भारत देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर देखिए भारत देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 90,000 प्लस हो चुकी है। 1 लाख की जो रेखा है उसको पार करने के लिए क्या है, लालायित है ये कोरोना के संक्रमित। उसके बाद यहां तक कि 3,000 के आसपास 2800 से ज्यादा भारत देश में मौतें भी हो चुकी। इसलिए ना चाहते हुए भी भारत सरकार को इस लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा और अब ये लॉकडाउन 4.0 31 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अब देखिए बात ये आती है कि सबसे पहले तो बाहर निकलने की बिल्कुल मनाही है। किनके लिए? वृद्धों को, वृद्ध मतलब 60 इयर्स प्लस। इसके अलावा बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, जो बीमार व्यक्ति और जो क्वारंटाइन व्यक्ति हैं उनको बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा देखिए सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक, जैसा कि लॉकडाउन 3 में बताया गया था, कुछ छूट रहेगी कि आप बाहर निकल सकते हैं कुछ काम से संबंधित। इसके अलावा दूध, फल, सब्जी इत्यादि के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी को और जो इमरजेंसी की सेवाएं वो 24 घंटे क्या रहेंगी, कार्यरत रहेंगी। इसके अलावा देखिए आप पेट्रोल पंप को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक संचालित करने की क्या है, अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो हाईवेज में जो पेट्रोल पंप है उन्हें 24 घंटे ऑन रखने के लिए कहा गया है। ठीक है भाई, जो गाड़ियां हैं ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट गाड़ियां, उसमें 50% कैपेसिटी के साथ आप सिर्फ अपने जिले की सीमा के अंदर क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट को बिल्कुल मनाही है, मतलब ये संचालित नहीं होंगे। लेकिन इनको एक प्लस पॉइंट ये दिया गया है कि होम डिलीवरी कर सकते हैं, कि वो अपना खोलें, अंदर बनाएं और आप उनको ऑनलाइन क्या कर दें, ऑर्डर कर दें या कॉल कर दें और वो आपके घर में, जैसे कि पिज्जा की डिलीवरी होती है होम डिलीवरी, वैसे ही होम डिलीवरी ये रेस्टोरेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी राहत होटल और रेस्टोरेंट के जो सर्विस सेक्टर है उसको दी गई है। इसके अलावा देखिए बहुत महत्वपूर्ण है शादी और अंतिम संस्कार। शादी अगर किसी व्यक्ति को करनी है तो वो परमिशन लेगा एसडीएम से, मैक्सिमम 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और अगर अंतिम संस्कार है तो किसी परमिशन की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन 20 लोग से ज्यादा इकट्ठे होने की क्या है, मनाही सरकार के द्वारा रखी गई है। आप देखते जाते हैं कि कब तक ये कोरोना वायरस की बीमारी फैलती है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि कोरोना की क्या है, कोई जब तक दवाई नहीं बन जाती है जब तक इसे कंट्रोल करना बहुत कठिन होगा। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में हमें सीखना होगा, हमें अपने दैनिक दिनचर्या में सुधार करना होगा, इस बीमारी से लड़ना होगा और अपनी इकोनॉमिक व्यवस्था को सुधारना होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। देखिए भाई एफडीआई है ना, आपको पता है कि भारत मेक इन इंडिया की तरफ काफी बढ़ रहा है। इसी से संबंधित एक हमारे पास आया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से दे दी गई है। ठीक है भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देखिए एम्स भोपाल में क्या किया गया है, माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू। आपको पता होगा माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू ये किस चीज में काम आती है दवाई, आपको याद होगा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, है ना। इससे संबंधित ये दवाई काफी प्रभावी दवाई है। इसका टेस्ट किया था एम्स भोपाल के द्वारा, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के द्वारा, और वहां पर सफल रहा। तो कुछ एक छोटी सी किरण देखने को मिली कि शायद ये दवाई भी काम कर जाए। आपको याद होगा बहुत फेमस दवाई है, कौन सी,
कौन सी, हाइड्रोक्लोरोक्विन। और इस हाइड्रोक्लोरोक्विन को ना सिर्फ भारत देश ने उत्पादित किया, भारत देश में इसकी पूर्ति की, बल्कि विदेशों में 100 से अधिक देशों में भी इसकी आपूर्ति की, जिसके लिए काफी प्रशंसा का पात्र भी रहा भारत देश। तो एक तो वो थी हाइड्रोक्लोरिन दवा, हाइड्रोक्लोरोक्विन, और ये यहाँ पे कुछ रोग की दवा माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू, इसका भी उपयोग कारागार सिद्ध हुआ है। ठीक है, कहां पर टेस्ट हुई है, एम्स भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश से ही एक आपको मैं करंट अफेयर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो प्रॉपर्टी खरीद में जो रजिस्ट्री होती है उसमें सरकार ने 5% की छूट देने की बात करी है 30 जून तक, है ना। क्यों, ताकि टैक्स कलेक्शन अच्छी खासी मात्रा में हो सके। आपको पता सारे लोगों की अब मेंटेलिटी बन गई है, क्या है, सेविंग करने की, और लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे तो पैसे भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, फ्लो ऑफ मनी नहीं होगी। फ्लो ऑफ मनी नहीं होगा तो ये तो इकोनॉमिकल व्यवस्था क्या होगी, चरमरा जाएगी। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 5% की छूट दी है प्रॉपर्टी खरीद पर। किस दिन तक, 30 जून तक, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आपको बहुत याद होगा, पाकिस्तान और चाइना क्या कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना, ये जो पीओके वाला रीजन है वहां पर दियामर भाषा, मैं लिख देता हूं, है ना, DIAMER, दियामर भाषा नाम का क्या बना रहा है भाई, डैम बना रहा है ना। एक तो समस्या आप क्या देखिए, पीओके वाले रीजन में बता रहा है, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है, जो भारतीय क्षेत्र के कश्मीर में आता है, मतलब जो भारत का क्या अधिकृत हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने दबा कर रखा है, उस क्षेत्र में ये आता है। वहां पर समझौता किया है किसने, चाइना ने और पाकिस्तान ने, यहाँ पर डैम बनाने के लिए। और काफी बड़ा डैम बना रहा है, छोटा मोटा डैम नहीं बना रहा है। ये जो डैम है वो 272 मीटर का ऊंचा डैम बना रहा है। आप बताइए 272 मीटर काफी मायने रखता है। सिंधु नदी पर ये डैम बनाया जा रहा है। और फिर से भारत देश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत देश ने कहा है कि ये भारत देश का ऑफिशियली, भाई राजा हरि सिंह ने क्या कर दिया था, साइन कर दिया था, पूरे के पूरे कश्मीर को भारत देश में विलय कर लिया था। तो हमारा हिस्सा अधिकृत तौर पर कहलाता है, वहां पर आप ऐसे ट्रीटी नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा चाइना के द्वारा क्या किया गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक कॉरिडोर भी निकाला गया है, जिसका भारत देश हमेशा से विरोध करता रहा है कि आप हमारे इलाके से, काराकोरम हाईवे निकाल रहा है चाइना, है ना, पीओके से होते हुए, कि आप हमारे इलाके में ऐसा निर्माण ना करें। तो एक तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन वाला हो गया, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला हो गया, काराकोरम हाईवे वाला, और एक हमारे पास ये डैम भी हो गया। तो आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। किस नदी पर बन रहा है भाई, सिंधु नदी पर बन रहा है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दियामर भाषा डैम। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन्होंने क्या किया है, एक समर्थ ई प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च किया है। समर्थ, SAMARH, समर्थ, है ना, समर्थ एक प्रोग्राम चलाया है। इसमें होगा क्या कि हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो महत्वपूर्ण प्रोग्राम हो जाता है MHRD की तरफ से। हमारे मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट देखिए, एक और परियोजना है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बार बार क्या हो रहा है, हरियाली के क्षेत्र से हमारे यहाँ पर रुक जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है ना। ये है हमारे पास दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी भाई, दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। आप देखिए यहाँ से आपको पता है कौन सी नदी आती, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ चली गई है ना, ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से यहाँ पर क्या होती है, मिल जाती है ना। तो इस वाले रीजन में पड़ता है कौन सा, दिव्यांग बहुउद्देशीय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, 35 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने आपको बताए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें 4 भारत देश में मैंने आपको बताए थे। पहला वाला ये क्या है, पश्चिमी घाट और क्या है, श्रीलंका पड़ रहा था। दूसरा वाला मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा हिमालय की रेंज पड़ रही थी। तीसरा मैंने आपको बताया था ये जो इंडो बर्मा रीजन है ये वाला पड़ रहा था। और चौथा हमारा क्या पड़ रहा था, सुंदरबन वाला रीजन पड़ रहा था। और इसी के साथ में अंडमान निकोबार वाला रीजन भी इसमें शामिल था। अब समस्या यही आ रही है कि ये जो डैम बनाने की बात की जा रही है, ये देखिए ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले इलाके में घना जंगल है, यहाँ पर अच्छी खासी डायवर्सिटी देखने को मिलती, जानवरों की भी और पौधों की भी। इसीलिए हुआ क्या है, हमारी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी है ना, ये क्या करती है, ये
मतलब परमिशन देती है कि आप ठीक है इस इलाके पर कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट का इलाका है। अब इस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने क्या किया है, ये वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसने फिर से क्या कर दिया, टाल दिया कि नहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। 1000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि इस जगह पर आ जाएगी। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा ग्रीनरी का क्षेत्र क्या होगा हमारा, पानी से बंध जाएगा, पानी में डूब जाएगा। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डैम है वो होगा 278 मीटर लंबा, सोचिए 278 मीटर्स लॉन्ग। अगर ये डैम बन जाता है तो ये भारत का सबसे ऊंचा डैम होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये डैम बनता है तो यह भारत देश का सबसे ऊंचा डैम होगा। इसके अलावा अगर ये परियोजना फिर से बन जाती है, मतलब अगर पूर्ण रूप में आ जाती है, तो ये भारत देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यह पूर्ण रूप ले लेती है तो ये भारत देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। आपको याद है, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, जल विद्युत परियोजनाओं के विषय में बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी से हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा क्या है, संबद्ध है। और एग्रीकल्चर में भारत देश की 60% से आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, इसीलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दिबांग योजना और ये वाला डैम जो मैंने अभी अभी आपको बताया था पीओके वाला, वो हमारा एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित है, और ये हमारा किससे, भूगोल से या पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, किस नदी पर बनेगा ये भाई, दिबांग नदी पर बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में यह बनेगा। इसकी आधारशिला 2008 में मनमोहन सिंह के समय पर ही रख दी गई थी, लेकिन अभी तक ये पारित नहीं हो पा रहा। वन मंत्री हैं हमारे, कौन है भाई, प्रकाश जावड़ेकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिजिटल एजुकेशन के लिए एक बहुआयामी पहुंच बनाने के लिए एक पीएम ई विद्या पोर्टल लॉन्च किया है। मैं लिख दे रहा हूं, पीएम ई विद्या, ठीक है भाई, पीएम ई विद्या पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा देखिए, 5वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए उनके सीखने का स्तर सुधारने के लिए और निष्पादन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है 2025 तक के लिए, जिसका नाम है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन 2025 तक इसे कंप्लीट करना है, ठीक है भाई, 5th तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा एजुकेशन से संबंधित छात्रों, शिक्षकों, परिवारों, इन सब की क्या करने के लिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन के लिए इस हमने क्या किया है, मनोदर्पण पहल का निर्माण किया है। क्या है भाई, मनोदर्पण पहल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत सरकार के द्वारा मनोदर्पण पहल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भूगोल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। चक्रवाती तूफान, एक चक्रवाती तूफान आ रहा है भाई, अम्फान, अम्फान, ये देखिए लिख दिया है मैंने, अम्फान, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यह चक्रवात। उम्मीद ये की जा रही है कि 18 तारीख तो हो ही रही है, 20 तारीख के आसपास में ये भारत देश के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में बहुत जोर से क्या कर सकता है, हिट कर सकता है ना। इसलिए अम्फान तूफान के तहत मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन बन सकता है अब कि कौन सा तूफान भारत देश को हिट किया या करने वाला है, तो अम्फान तूफान करने वाला है, ठीक है भाई। कहां पर, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। इसलिए हमारी एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम क्या हो गई है, तैनात हो गई है। एनडीआरएफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनडीआरएफ के हाल फिलहाल में प्रधान है एसएन प्रधान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसएन प्रधान, ये डायरेक्टर जनरल है एनडीआरएफ के। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम डेज की बात कर लेते हैं। आज हम अंत में बात करते हैं डेज की। आज है 17 मई और इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। इसकी इस साल की थीम है कनेक्ट 2030, इट्स फॉर द एसडीजीज। एसडीजी आपको याद होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे 2030 तक हमें तय करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कनेक्ट 2030, आप इतना भी याद कर सकते हैं, कनेक्ट 2030। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और जेनेवा में इसका मुख्यालय। इसके अलावा आज एक और दिन मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, है ना। ब्लड प्रेशर से संबंधित आप पहुंचते हैं, हाइपर हो जाता है व्यक्ति, ये मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा। तो इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित या आईएएस के या पीसीएस के, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, आप उसे लाइक कर लीजिए, पेज से जुड़ जाइए और पढ़िए और जल्दी से सिलेक्ट होइए। धन्यवाद।